आज का जो हम लोग का टॉपिक है उसका नाम है कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस या फिर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आज का टॉपिक का नाम है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। दोनों सेम ही बात है। कंडीशन फॉर सस्टेन्ड, सस्टेन्ड का मतलब सबसे पहले क्या होता है? सस्टेन्ड का मतलब ये होता है कि भाई एक प्रॉपर अरेंजमेंट, एक प्रॉपर पैटर्न में, मतलब पैटर्न में प्रॉपर का मतलब ये है कि हम लोग को पता है, पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो पैटर्न है, इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है किसमें, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वो कुछ ऐसा बनता है यूनिफॉर्म एकदम, है ना। सेंट्रल ब्राइट स्पॉट का भी जो इंटेंसिटी रहता है वो सेम रहता है। मान लो ये वाला जो है वो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है, तो जितना सेंट्रल ब्राइट का इंटेंसिटी होगा उतना ही तुम्हारा ब्राइट का भी होगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फर्स्ट ब्राइट स्पॉट। और यहाँ पर ये जो है नीचे जो गया उसको डार्क बोलेंगे, फिर इसको क्या बोलेंगे? डार्क, फिर इसको क्या बोलेंगे? ब्राइट। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो बना है उसको क्या बोलेंगे? डार्क, फिर ये वाले को क्या बोलेंगे? ब्राइट, फिर इसको बोलेंगे डार्क, फिर इसको ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे बनेगा। और ये जो बीच वाला है इसको बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट स्पॉट। तो जितना इंटेंसिटी मतलब ये जितना इंटेंसिटी ब्राइट वाले का है उतना ही इंटेंसिटी ये जो फर्स्ट ब्राइट है उसका भी है। सेंट्रल ब्राइट का जितना इंटेंसिटी है, सेंट्रल ब्राइट को उतना इज्जत मत दो, सेंट्रल ब्राइट को उतना इज्जत मत दो, क्योंकि जितना सेंट्रल ब्राइट का इंटेंसिटी है उतना ही जो फर्स्ट ब्राइट बना है उसका भी सेम इंटेंसिटी है। ये कब होता है? इंटरफेरेंस में। डिफ्रैक्शन में ये सिनेरियो चेंज कर जाता है। तुम लोग को आवाज आ रहा है मेरा? एक बार यस बोल दो सब लोग। हेलो सर बोल दो एक बार। आवाज आ रहा है मेरा? तो आ रहा है ना मेरा आवाज, है ना? स्वेच्छा बोल रहे, सॉरी, खुशबू आ रहा है आवाज मेरा? हाँ, तुमको आ रहा है? शिखा, अमीशा, नीतू, आवाज़ क्लियर आ रहा है ना मेरा? कि अटक रहा है वीडियो? अटक नहीं रहा वीडियो? ठीक। तो यहाँ पर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, देखो ये जो टॉपिक है ना, ये डायरेक्टली तुम्हारा जो सिलेबस है ना, ये वेव ऑप्टिक्स का जो सिलेबस है, सीबीएसई का वेव ऑप्टिक्स का जो सिलेबस है उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ ये टॉपिक, मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ही अंदर, है ना। वाईडीएससी पढ़ने के बाद फिर अगर वाईडीएससी पढ़ी हो तभी ये समझ में आएगा कि ये जो लिखे हैं क्या मतलब है ये सबका। अभी ये खत्म नहीं हुआ है। अभी देखो पहले बताते हैं कि सबसे पहले जो अभी तुमको हम समझाएं कि सबका एक यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है ना। मेरा एक दोस्त है यहाँ पर, मेरा एक दोस्त है, इसको एक डाउट है। ये मेरा दोस्त कौन है? पीजी समझ रही हो ना, पोस्ट ग्रेजुएट। ये मेरा दोस्त पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ फिजिक्स में। इसको एक डाउट है। डाउट इसको ये है कि जो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1, ये इक्वेशन लिखते हैं, ये एक वेव का लिखते हैं। फिर दूसरा वेव का क्या लिखते हैं? y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। यहाँ पर ये इक्वेशन है क्या चीज़ का? पहले तो जिसको नहीं आता उसको बता रहे हैं। जैसे हम लोग जो वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट करते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो इसमें दो स्लिट होता है ना, S1 और S2, और ये मेरा स्क्रीन होता है। तो ये दोनों स्लिट से लाइट रेस जा करके और एक पॉइंट पे से मिलता है। और ये जो लाइट निकलता है किसके से ट्रैवल करता है? बोलो भाई, वेव के जैसा। किसके से ट्रैवल करता है? वेव के जैसा। वेव के जैसा ट्रैवल करके एक पॉइंट पे आके मिलता है। तो ये जो S1 है उसका एक इक्वेशन ये है, और ये जो S2 स्लिट है उसका इक्वेशन ये है। ये दोनों लाइट रेस का इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। तो डाउट इसका ये है कि हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि यहाँ पर देखो, सुनना ध्यान से, यहाँ पर ये A1 A2 क्या है? तुम बताओ तो जरा नीतू, ये A1 A2 क्या है? ये A1 A2 क्या है? A1 A2 क्या है? A1 A2 यहां पर क्या है? एम्पलीट्यूड। नहीं जानती हो एम्पलीट्यूड? A1 A2 एम्पलीट्यूड है, और ये इसको क्या बोलती हो? फेज। तो ये दोनों का फेज तो सेम होता है, तो फेज तो सेम हो गया, ठीक है, अच्छा है। लेकिन ये एम्पलीट्यूड बराबर होना जरूरी है क्या? जैसे ये जो A1 A2 एम्पलीट्यूड है, देखो हम फिर दोबारा यहां पर बनाते हैं डायग्राम एक बार। जैसे देखो यहां पर ये मेरा स्क्रीन है, स्क्रीन पे मान लो ये पॉइंट P है, और मेरा यहां पर दो स्लिट होता है ना। मान लो इस स्लिट से एक रे ऐसे पहुंचा और दूसरा से ऐसा पहुंचा, तो मान लो इसमें ऐसे छोटा छोटा एम्पलीट्यूड बनाया और इसमें से बड़ा बड़ा एम्पलीट्यूड बनाया। तो एम्पलीट्यूड ज्यादा किस में है? तुम बताना तो खुशबू। S1 S2 में एम्पलीट्यूड ज्यादा किस में है? S1 में कि S2 में? जो लाइट रेस S1 से निकल रहा है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा कि S2 वाला का? बोलो, क्या बोल रही हो? किसका ज्यादा है? ये स्वेच्छा
इसको एक्सा बोलते हैं यार, शिखा, दोनों में से किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है? ये दोनों में से S2 का, S2 सोर्स से जो लाइट रेज निकल रहा है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, क्योंकि देखो ना उसमें, देखो ना ये ऊपर नहीं गया ज़्यादा, ये आप दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा और क्लियर करते हैं, ये लो ये लो ये लो, इसका लाइट रेज थोड़ा और ऊपर गया है, तो एम्पलीट्यूड दोनों का डिफरेंट है। इसका एम्पलीट्यूड A1, ये वाला का, इस सोर्स का एम्पलीट्यूड A1 और ये वाला का कितना A2। तो तुम बताना जरा ये अमीशा कि एम्पलीट्यूड अगर दोनों का अलग अलग है तो यहां पर इस पॉइंट, मतलब इस स्क्रीन पे पैटर्न बनेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न इस स्क्रीन पे बनेगा? बताओ तो जरा, इस स्क्रीन पे बनेगा। हाँ, क्योंकि हम लोग ये पढ़े थे YDSC के अंदर कि अगर दोनों लाइट रेस का एम्पलीट्यूड अलग अलग भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड A1 A2 अलग अलग हो, देखो ना एम्पलीट्यूड मतलब समझती हो ना, ये कितना ऊपर गया, देखो ना ये ज्यादा ऊपर गया है, ये थोड़ा कम ऊपर गया है, ये ज्यादा ऊपर फिर नीचे गया, ये थोड़ा कम गया, तो एम्पलीट्यूड तो अलग अलग है, उसके बावजूद इंटरफेरेंस हो रहा है। लेकिन सुनना ध्यान से, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर हो जाए, मतलब ये A1 A2 बराबर हो जाए A के, तब क्या होगा? अगर दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर हो जाए तब क्या होगा? तो उस वक्त जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, जब दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। फिर से एक बार, YDSC जो होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो सोर्सेज S1 S2 है उससे जो लाइट रेज निकल रहा है वो दोनों का जो एम्पलीट्यूड हो वो सेम हो, अलग अलग भी हो सकता है। अलग अलग एम्पलीट्यूड मतलब कि कितना ऊपर गया, ये छोटा और देखो ना ये बड़ा है, तो एम्पलीट्यूड तो अलग अलग है दोनों का। तो एम्पलीट्यूड अगर अलग अलग है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ब्राइट स्पॉट या डार्क स्पॉट पक्का बनेगा, वही ना बनता है, या तो डार्क बनता है या तो ब्राइट बनता है, तो दोनों में से कुछ ना कुछ यहां पक्का बनेगा, एम्पलीट्यूड अलग अलग होने के बावजूद भी। अगर एम्पलीट्यूड सेम हो गया तब भी यहां पर ब्राइट स्पॉट या डार्क स्पॉट बनेगा, अगर एम्पलीट्यूड इक्वल हो गया तब भी ब्राइट स्पॉट डार्क स्पॉट बनेगा। लेकिन उस वक्त जो यहां पर बनेगा स्पॉट्स, उसको हम बोलेंगे उसमें जो इंटरफेरेंस, जो पैटर्न जो हमको यहां पर दिखेगा, उसको बोलेंगे सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। क्योंकि सारा जो यहां पर जो ब्राइट और डार्क स्पॉट होगा ना, सबका जो मतलब पैटर्न होगा वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में दिखेगा। क्या आप बोल रहे हैं सर? तभी से अभी हम थोड़ा देर में इसको एक्सप्लेन करेंगे दोबारा। तो इस सस्टेन्ड का मतलब है समझ में कि एक हमको प्रॉपर पैटर्न दिखेगा, उसको हम लोग सस्टेन्ड इंटरफेरेंस बोल रहे हैं। ठीक है, अभी इसको हम और थोड़ा सा अच्छे से अभी इलेबोरेट करेंगे। तो अब जो हम डिफिनेशन लिखे हैं, वहां जो इतना लंबा चौड़ा लिखे हैं, उसको पहले एक बार पढ़ते हैं, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है कि द इंटरफेरेंस पैटर्न, है ना, द इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब कौन सा स्पॉट होता है बोलो? मैक्सिमा मतलब ब्राइट स्पॉट, और मिनिमा मतलब डार्क स्पॉट। तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ इंटेंसिटी ऑन द ऑब्जर्वेशन स्क्रीन, ऑब्जर्वेशन स्क्रीन इसको बोल रहा है, ये जहां पर हमको ब्राइट डार्क फ्रिंजेस दिखेगा। डू नॉट चेंज विथ टाइम, समय के साथ चेंज नहीं करेगा वो तो ठीक है, टाइम के साथ वहां पर वेरी नहीं होगा। मतलब बताओ तो इसका खुशबू, यहां ये क्या लिखा हुआ है? इंटेंसिटी ऑन द ऑब्जर्वेशन स्क्रीन डू नॉट वेरी विथ टाइम, इसका क्या मतलब है? इंटेंसिटी सेम रहेगा। मतलब अगर यहां पर ब्राइट स्पॉट है तो वो हमेशा कौन सा स्पॉट रहेगा? ब्राइट स्पॉट, कभी भी वो डार्क नहीं होगा, ये मतलब है इसका। क्या समझ में आया क्या बोले हम? अगर एक पॉइंट पे ब्राइट स्पॉट है तो वो हमेशा ब्राइट होगा, ऐसा नहीं कि कभी डार्क भी हो सकता है, वो नहीं, चेंज नहीं होगा, हमेशा ब्राइट रहेगा। अब आगे देखो, इज कॉल्ड सस्टेन्ड और परमानेंट इंटरफेरेंस। परमानेंट इंटरफेरेंस मतलब वहां ब्राइट बना है तो हमेशा ही ब्राइट होगा, तो इसलिए बोल रहा है परमानेंट इंटरफेरेंस। तो अब देखो इस ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा ये, इसके लिए कुछ कंडीशंस है। तो कंडीशंस यहां देखो पहले 2 लिखा हुआ है, और ये 2 कंडीशन तो बोलोगी ना, ये जो आदमी है पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, ये तो बोलेगा अरे भाई ये जो 2 कंडीशन आप लिखे हैं ये तो पहले का ही है, पहले का ही, समझ रही हो? मतलब जब हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़े थे उसी वक्त ये 2 कंडीशन लिखवाए हुए थे, तो इसमें नया क्या है? नया ये है जो तुमको हम तभी से बता रहे हैं, जो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए नया कंडीशन क्या है? तो यहां जो हम लिखे हैं, सिर्फ इंटरफेरेंस करवाना है, सुनना मेरा बात, सिर्फ इंटरफेरेंस करवाना है तो एम्पलीट्यूड A1 A2 मतलब अलग अलग भी रहेगा तब भी चलेगा। लेकिन अगर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस करवाना है तो दोनों लाइट रेस का जो एम्पलीट्यूड है A1 A2 वो इक्वल होना चाहिए।
अब ऐसा क्यों बार बार बोल रहे हैं, उसका मैथमेटिकल रीजन भी बताएंगे अभी हम थोड़ी देर में, ठीक है, थोड़ी देर में अभी मैथमेटिकल रीजन बताएंगे उसका। ये तो खैर थ्योरी हो गया कि एम्पलीट्यूड बराबर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो अभी थोड़ा देर में बताएंगे, ठीक है। देखो आगे क्या लिखा है, कंडीशन। अब इसके लिए क्या कंडीशन है ना, वो पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर। पहला पॉइंट, टू सोर्सेज शुड कंटिन्यूअसली इमिट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। ये तो पहले से ही नहीं पता है जी तुम लोग को, ये जो लिखा है पहला पॉइंट ये तो पहले ही से पता था। क्या शिखा समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना सर। सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ। और तुम लोग बोले कि सर वेवलेंथ तो सेम होता ही है, वेवलेंथ तो वही ना होता है, वेवलेंथ सेम कैसे होता है नीतू, वेवलेंथ सेम क्यों होना चाहिए है, बताओ तो वेवलेंथ सेम कैसे हो जाएगा। यहां जो लिखा है वेवलेंथ शुड ऑल्सो बी सेम, क्यों ऐसा लिखा है, जल्दी बताओ भाई, इतना टाइम नहीं है। वेवलेंथ सेम इसलिए लिखा है ना, क्योंकि अगर वेवलेंथ सेम रहेगा, वेवलेंथ सेम होता ही है। क्यों वेवलेंथ सेम होता है, अभी रुको हम नहीं बताएंगे, तुम बताओ खुशबू। वेवलेंथ यहां पर लिखा है सेम, क्या मतलब है इसका, कैसे सेम हो गया? हाँ सही बात है, ये तुमको नहीं पता था नीतू, तुमको नहीं पता था नीतू, ये आज से तो पढ़ रही हो ये तुम स्टार्टिंग से ही। क्योंकि हम जो यहाँ पर ये जो देखो यहाँ पर S1 S2 से पहले एक सोर्स भी तो होता है ना S, तो इस सोर्स से जो लाइट निकलता है उसका वेवलेंथ कितना होता है, इस सोर्स से जो लाइट निकलता है ये सोर्स कैसा होता है, मोनोक्रोमैटिक। तो अगर सोर्स मोनोक्रोमैटिक है तो इस सोर्स का वेवलेंथ कितना होगा, लैम्डा वेवलेंथ का इससे लाइट निकलेगा ना, ठीक है, तो इसलिए मोनोक्रोमैटिक होगा। अब अगला देखो पॉइंट क्या लिखा है, द टू सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट। अब ये तो पहले से ही तुम लोग को पता है, कोहेरेंट समझती हो ना, कोहेरेंट मतलब दोनों का फेस क्या होना चाहिए, सेम, या ऐसा, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। सेम फेस समझ रही हो ना, मतलब दोनों का सेम फेस का मतलब हम बताए थे, इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा तो इसका भी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ओमेगा। जो y1 वाला वेव है यानी कि ये वाला, ये S1 से जो निकल रहा है वेव, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, ओमेगा, और ये जो y2 है उसका भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा। मतलब जितना बार ये ऑसिलेट करेगा उतना बार ये S2 भी ऑसिलेट करेगा। चलो अभी हम दोबारा बताएंगे ये फ्रीक्वेंसी वाला चीज। तो कोहेरेंट होना चाहिए, ये भी तुमको पहले से, तुम बोलोगे सर ये भी हमको पहले से ही पता है कि कोहेरेंट सोर्स होगा तब YDSC होगा। नया क्या है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस में नया क्या है, तो ये रहा, ये नया है। फिर से इसी पे हम आएंगे, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। तो ये तो 2 पॉइंट हुआ। अब हम आगे का और जो 3-4 पॉइंट है उसको लिखते हैं, तब जाके तुमको एकदम क्लियर होगा कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस है क्या। लेकिन इस पर तुम जरूर गौर करना, यहाँ क्या लिखा है, यहां लिखा है द इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ इंटेंसिटी ऑन द ऑब्जर्वेशन स्क्रीन आर सेम। मतलब जितना मैक्सिमा होगा उतना ही, मतलब मैक्सिमा मिनिमा का जो पैटर्न है वो हमेशा हमें मतलब सेम रहेगा। सारा का पैटर्न जैसा दिख रहा है, जैसे मान लो कि ये जो पैटर्न है, ये जितना इसमें ऊपर ये वाला मैक्सिमा है, उसके बगल जो मैक्सिमा होगा वो भी उतना ही ऊपर होगा। फिर भी ये तो फिर YDSC में भी होता है ऐसा, तो फर्क क्या है अभी हम तुमको पता चलेगा अभी थोड़ा देर में, ठीक है। चलो पहले अब हम और जो पॉइंट्स है उसको लिखते हैं। ये तो पॉइंट्स ऐसा देखने से लग रहा है कि जो YDSC पढ़े थे उसी का पॉइंट्स लिखा हुआ है ना, ऐसा लग रहा है देखने से। अभी जो 4 पॉइंट और चलेंगे तब तुमको समझ में आएगा कि क्या फर्क है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस और सिंपल जो इंटरफेरेंस होता है उसमें क्या अंतर है। देखना जो अभी हम बोल रहे हैं ना, बात जो अभी बोल रहे हैं बस उसको ध्यान से सुनना, तब तुमको ये टॉपिक एकदम समझ में आ जाए कि हम क्या बता रहे थे। देखो सबसे पहले जो कंडीशंस देखे, पहले जो अभी जस्ट कंडीशन जो 2 लिखे थे वो तो सिंपल YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो इंटरफेरेंस होता है उसका है। लेकिन वही YDSC में, वही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हमको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशन है, देखो यहां पर लिखा हुआ है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड वाला, द एम्पलीट्यूड मस्ट बी सेम। फिर से देखो इसको समझाते हैं हम। जैसे मान लो कि यहां पर मेरे पास, देखना ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, यहां पर मेरे पास स्लिट है S1 और यहां पर स्लिट है S2 और ये है मेरा स्क्रीन, दिस इज स्क्रीन। यहां से एक लाइट निकला इस पॉइंट पे पहुंचा और यहां से एक लाइट निकला इस पॉइंट पे पहुंचा। लाइट यहां पर कैसा होता है जी, वेव के जैसा होता है ना। लाइट जो यहां पर ट्रेवल करके जाता है किसके से जाता है, वेव के जैसा, तो ऐसे प्रोपोगेट करेगा, वेव के जैसे देखो जा रहा है ट्रेवल करके, है ना। और ये वाला जो है देखो इसमें ऐसे जा रहा है, लो वेव के जैसा किया, यहां पर इंटरफेरेंस किया, ठीक है। और ये ओमेगा भी यहां बराबर करना था, रुक जाओ जी थोड़ा और सही करते हैं इसको। ओमेगा बराबर होना चाहिए ना, यहां पर ओमेगा समझती हो, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी दोनों का बराबर होना चाहिए ना।
अगर बराबर होगा तभी तो इंटरफेरेंस हो पाएगा। ये स्लिट S1, ये स्लिट S2, यहाँ पर स्क्रीन, यहाँ से एक लाइट निकला यहाँ पहुँचा और ये यहाँ पर पहुँच गया। ठीक, इसमें मान लो 1 2 3 4 पहुँच गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको, 1 2 4 5 6 7 8। ठीक, देखो यहां पर जो तुमको दिख रहा है डायग्राम, इसमें दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है कि सेम है? दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है। देखो इसका थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है एम्पलीट्यूड, है ना, और ये वाला का देखो थोड़ा छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो वेव तुमको दिख रहा है इस वाले का, ये S1 सोर्स के जो एम्पलीट्यूड समझती हो ना, एम्पलीट्यूड समझती हो कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं नीतू? ये जो देख रही हो इसको क्या बोलोगी? एम्पलीट्यूड। और ये जो देख रही हो इसको क्या बोलोगी? एम्पलीट्यूड। ठीक, तो इसका देखो एम्पलीट्यूड और इसका, मान लो ये वाले का एम्पलीट्यूड हम ले रहे हैं A1 और इस वाले का एम्पलीट्यूड हम ले रहे हैं A2। तो जरा तुम बताना अमीशा कि इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड से क्या रिलेशन होता है? I इज इक्वल्स टू क्या होता है? KA² होता है ना? I इज इक्वल्स टू KA² होता है कि नहीं? इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू K एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है ना? तो इसका एम्पलीट्यूड A1, इसका A2, तो इंटेंसिटी अगर हम लिखें मैक्सिमा का, मान लो यहां पर ब्राइट स्पॉट बन रहा है, तो क्या लिखेंगे? KA1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना? एम्पलीट्यूड दोनों का ऐड हो जाएगा। देखो आवाज आ रहा है तुमको? ये नीतू, मेरा आवाज आ रहा है? तो जरा ये बताओ कि इसको क्या बोलोगी? ये वाले को, ये जो बनाए हैं ये, इसको एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, तो इसमें ये जो सोर्स दिख रहा है इसका, इससे जो एम्पलीट्यूड है इसका A1 ले लें इसको, और ये जो सोर्स है इसका एम्पलीट्यूड क्या ले लें? A2। ठीक है, तो अगर तुम इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है जहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब दोनों जाकर के मिल रहा है, इस पॉइंट पे मान लो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो तुम बताओ अमीशा, अगर इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो कौन सा स्पॉट बनेगा? ब्राइट की डार्क? इस पॉइंट पे बोलो। ब्राइट बनेगा। तो अगर जो यहां पर जो इंटेंसिटी होगा, खुशबू, यहां पर जो इंटेंसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा कि मिनिमम? मैक्सिमम होगा। तो तुम एम्पलीट्यूड को दोनों का जोड़ोगी कि सब्सट्रैक्ट करोगी? दोनों का एम्पलीट्यूड को जोड़ोगी कि सब्सट्रैक्ट करोगी? ऐड करोगी ना, है? मैक्सिमम जब होता है एम्पलीट्यूड तो ऐड होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, बोलो, ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब मान लो कि इस पॉइंट पे, सपोज बोल रहे हैं, मान लो इस पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, तो कौन सा स्पॉट बनेगा? यहां पर अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो कौन सा स्पॉट बनेगा? डार्क। और यहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होगा, तो इंटेंसिटी मिनिमम होगा तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा? A1 माइनस A2 करोगी ना, एम्पलीट्यूड को सब्सट्रैक्ट करोगी, और यहां पर KA² होता है, तो इसलिए इन दोनों का क्या लगोगे? यहां पर होल स्क्वायर। यहां तक आया समझ में? ये दोनों कैसे लिखें? क्लियर है? अब सुनना मेरा बात ध्यान से, इस दोनों में तो कोई डाउट, किसी को डाउट नहीं होगा। अब सुनना मेरा बात ध्यान से। अब हम क्या कर रहे हैं ना, इसी सेम एक्सपेरिमेंट में दोनों एम्पलीट्यूड को मान ले रहे हैं, सपोज, हालांकि बराबर नहीं है, इसमें बराबर नहीं था, देखो यहां पर लिख दे रहे हैं। ये वाला जो कंडीशन है इसमें हम क्या लेके चले हैं कि A1 एम्पलीट्यूड इज नॉट इक्वल टू A2, हम ये मान के चले हैं कि दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तब ऐसे लिखेंगे। अब हम चाहते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। हम क्या चाहते हैं? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। आई लिख रहे हैं ना, इंटरफेरेंस को पूरे लिख दे रहे, चलो, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का थर्ड कंडीशन क्या बोलता है? एम्पलीट्यूड मस्ट बी सेम, मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड मतलब जो वेव कितना ऊपर गया है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक,
तो अब देखो, अब दोनों का एम्पलीट्यूड को इक्वल करते हैं एक बार। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू A, क्या कर दिए, अरे बराबर करेंगे, सीखा तुमको आया जी समझ में क्या बोल रहे हैं हम, ये बराबर करेंगे इसको ना, हाँ तो बराबर करेंगे तो यहां पर आई मैक्स कितना आएगा, बराबर कर देंगे तो आई मैक्स कितना आएगा बताओ, हाँ के ऐसे ही रहेगा और a प्लस ए, यहां पर a पुट करेंगे तो a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, और 2a का स्क्वायर कितना होगा 4ka स्क्वायर। तुमको आया समझ में ये अमीशा कि नहीं आया ये वाला, आया सर। हाँ और मिनिमम इंटेंसिटी कितना आएगा, चलो तुम बताना अब, ये नीतू, अगर दोनों एम्पलीट्यूड बराबर है A1 A2 तो ये आई मिनिमम कितना आएगा बताओ इस केस में, यहां पर तो इक्वल नहीं था, यहां पर देखो हम इक्वल लेके चल रहे हैं क्योंकि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का बात कर रहे हैं, कितना आएगा बताओ जल्दी जल्दी बताओ, बोलो कितना आएगा कितना आएगा। चलो ठीक है, फर्स्ट वाला फिर से बताते हैं, ये के स्क्वायर कैसे आया फिर से बताते हैं। देखो हम क्या बोले ना कि ये वाले केस में तो यही आएगा, ये तो समझी ना तुम कि ये वाला कैसे आया, I इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर, इस फॉर्मूला का यूज किए, और जो एम्पलीट्यूड था, एम्पलीट्यूड दोनों का A1 A2 था, तो दोनों का एम्पलीट्यूड A1 A2 था, और यहां पर हम बात कर रहे थे ब्राइट स्पॉट का, तो मैक्सिमा का बात कर रहे थे, तो मैक्सिमा में तो ऐड होगा, और यहां पर मिनिमा का बात कर रहे थे तो सब्सट्रैक्ट कर रहे थे। अब यहां पर हम बोल रहे हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के हिसाब से एम्पलीट्यूड दोनों का बराबर होना चाहिए, यहां पर तो अनइक्वल था, लेकिन जब सस्टेन्ड का बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल करोगी ना, तो देखो ना फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पे ध्यान दो, फॉर्मूला यहां पर क्या है A1 A2, तो k तो ऐसे ही रहेगा, तो k को ऐसे ही लिख दो, A1 कितना है a के बराबर, तो A1 की जगह a लिखोगी, A2 कितना है a, उसके बाद यहां क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर, उसके बाद ये क्या हो जाएगा k, a प्लस a कितना होता है बोलो, a प्लस a कितना होगा, अरे बोलो भाई 2a, तो 2a का स्क्वायर कितना होगा, 2a का स्क्वायर कितना होगा 4a स्क्वायर, और यहां पर जो k था तो उसको बाहर लिख दिए, समझी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर सिंपली लिखे तो क्या लिख सकते हैं, k 4a का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, k 4a का स्क्वायर। अब बताओ ये कितना आएगा, बोलो ये कितना आएगा, इसमें भी तो a डालोगी ना, क्योंकि सस्टेन्ड के लिए एम्पलीट्यूड बराबर होना चाहिए, तो A1 का वैल्यू कितना डालोगी, A1 को कितना डालोगी, A1 को डालोगी a, और A2 को कितना डालोगी a, और उसका स्क्वायर, a माइनस a कितना होता है 0, a माइनस a कितना होता है 0, तो आंसर कितना आएगा 0। आया समझ में, नहीं आया, ये मेरा बात आया समझ में, ये जो हम बताएं यही समझाना था हमको बस, है खुशबू आया। तो जब सस्टेन्ड इंटरफेरेंस होता है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी मैक्सिमा है वो कितना आता है k4a स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी का ये जो वैल्यू है ये हर ब्राइट स्पॉट में होगा, लेकिन डार्क स्पॉट में इंटेंसिटी क्या हो जाता है 0, मतलब डार्क स्पॉट में कंप्लीटली अंधेरा होगा, जैसे यहां पर तो यहां भी अंधेरा हो रहा है, ये भी डार्क स्पॉट का ही इंटेंसिटी है, तो यहां पर अंधेरा होगा लेकिन उतना अंधेरा नहीं होगा, लेकिन यहां पर देखो इंटेंसिटी 0 मिनिमम, यानी डार्क स्पॉट का इंटेंसिटी 0 मतलब कंप्लीट डार्क होगा, और यहां पर क्या होगा कंप्लीट ब्राइट। आया सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब समझ में, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस में जो ब्राइटनेस होता है वो कंप्लीट ब्राइटनेस होता है, और जो डार्कनेस होता है वो कंप्लीट डार्कनेस होता है, क्योंकि इंटेंसिटी 0 हो जाता है और ये वाला इतना आता है। तुमको हमेशा समझ में आया मेरा बात, तो अब हम एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं यहां पर, अब इसका कर्व बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो ये सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का कंडीशन हुआ, ठीक, तो इसके हिसाब से कर्व बनाएंगे हम यहां पर। हम ये बोल रहे हैं ना, मतलब मेरा क्या है कि जैसे मान लो कि हम जो कर्व बनाते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यहां पर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में यहां पर मान लो ब्राइट है डार्क है, ब्राइट है डार्क है, ब्राइट डार्क ब्राइट, ऐसे ही होता है, ठीक।
देखो ये तुम लोग ध्यान से चेक करना हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये वाला देख रही हो ग्राफ, ये इधर जो बना हुआ है इस तरफ, तो इस वाले ग्राफ में देखो इसको थोड़ा सा उठा दिया, यहां से उठाया है ना, और इस वाले ग्राफ में देखो एकदम ये वाला ग्राफ एकदम सिमेट्रिकल बना है, कोई भी एकदम जमीन में सब टच कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर तुम बताना, मान लो ये सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है, ये क्या है सेंट्रल ब्राइट CB, तो ये कौन सा स्पॉट होगा, ये नीतू ये कौन सा स्पॉट होगा, फर्स्ट डार्क स्पॉट, और कौन सा डार्क, फर्स्ट डार्क, और ये कौन सा होगा फर्स्ट ब्राइट क्योंकि ऊपर गया है, और ये क्या होगा डार्क, फिर ये क्या होगा सेकंड ब्राइट। ठीक वैसे ही यहां पर भी ये वाला क्या होगा फर्स्ट डार्क, ये वाला क्या होगा फर्स्ट ब्राइट, फिर ये वाला क्या होगा सेकंड डार्क, फिर ये वाला क्या होगा सेकंड ब्राइट। अब यहां पर चेक करना दोनों में से तुम बताना अमीशा, ये भी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व समझती हो, ये जो हम दिखाए हैं ऐसे करके ऊपर ऊपर ये क्या है इंटेंसिटी, तो जो ब्राइट स्पॉट है उसमें तो लाइट बहुत चमकता है, तो ब्राइट स्पॉट का इंटेंसिटी क्या दिखाया है मैक्सिमम, और डार्क वाले का मिनिमम। तो तुम हमको ये बताओ कि ये दोनों में से, जैसे यहां पर भी ये वाला जो बनाए हैं इसमें ये क्या होगा सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, ये क्या होगा फर्स्ट डार्क, ये क्या होगा फर्स्ट ब्राइट, फिर ये क्या होगा सेकंड डार्क, फिर ये क्या होगा सेकंड ब्राइट। तो इन दोनों में से कौन सा सस्टेन्ड इंटरफेरेंस है, बताओ इन दोनों में से कौन सा ग्राफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का है। मान लो ये ग्राफ नंबर 1, ये ग्राफ नंबर 2, कौन सा सस्टेन्ड इंटरफेरेंस है बताओ। दूसरा वाला। क्यों तुम बताना नीतू, क्यों दूसरा वाला को ही ये बोल रही है, पहला वाला भी तो वैसे ही है, हैं? देखो ये जो पहला वाला है ना, ये पहला वाला, इसमें देखो यहां पर थोड़ा उठा हुआ है, उठा हुआ है मतलब क्या, उठा हुआ है मतलब यहां पर डार्क, यहां पर कौन सा स्पॉट होगा डार्क की ब्राइट, खुशबू यहां पर डार्क स्पॉट होगा कि ब्राइट, यहां पर हाँ, लेकिन कंप्लीट डार्क नहीं होगा। मतलब अगर यहां का हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, यहां पर भी डार्क ही स्पॉट है, लेकिन अगर उसका एक्सप्रेशन हम लिखेंगे तो लिखेंगे I मिनिमम इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बोलो, K A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। यहां डार्क स्पॉट जो होगा उसका ये एक्सप्रेशन होगा, लेकिन यहां वाला जो डार्क स्पॉट है उसका एक्सप्रेशन कितना होगा, I मिनिमम इज इक्वल्स टू 0, I मिनिमम इज इक्वल्स टू 0। यही हम समझा रहे थे कि जो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस है, अगर यहां पर डार्क है तो कंप्लीट डार्कनेस होगा, पूरा अंधेरा, लेकिन जो तुम्हारा ये होता है जिसमें सिंपल इंटरफेरेंस होता है, ये भी इंटरफेरेंस है लेकिन सिंपल वाला है, ये सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं हुआ, तो यहां पर डार्कनेस होता है लेकिन कुछ ना कुछ डार्क स्पॉट का भी कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा, पूरा अंधेरा एकदम कंप्लीट नहीं दिखेगा। हालांकि ये बहुत माइनर सा डिफरेंस है बट ये अंतर होता है, तो इसलिए इसमें एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए बराबर, तब ना 0 आएगा। जी देखो 0 आ रहा है इसमें, यही हम बोल रहे थे सस्टेन्ड। और जो इससे पहले जो यहां पर बना हुआ था ना, वो किसके लिए था, वो सिंपल इंटरफेरेंस के लिए था। तो जब सिंपल इंटरफेरेंस होगा तो मिनिमम इंटेंसिटी ऐसे निकलेगा, और जो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस होगा उसमें मिनिमम इंटेंसिटी कितना आएगा 0। कैसे आएगा यहां समझा दिए फॉर्मूला से। यहां पर तुम A1 A2 को क्या पुट करोगी, यहां पर ये 0 कैसे आया, क्योंकि तुम A1 का वैल्यू कितना पुट की बोलो A, और A2 का वैल्यू भी क्या पुट की A, तो A माइनस A 0 हो गया, तो इंटेंसिटी मिनिमम 0 आ गया होगा समझ में, की को डाउट नहीं ना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स। अरे भैया मोनोक्रोमैटिक सोर्स तो होना ही चाहिए, मोनोक्रोमैटिक सोर्स तो इसमें भी होता है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स तो इसमें भी होता है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स नहीं होगा तो इंटरफेरेंस कैसे होगा, तो मोनोक्रोमैटिक होना ही चाहिए। अच्छा मोनोक्रोमैटिक सोर्स अगर नहीं लेते हैं तब क्या होगा वो भी लिखा है, मोनोक्रोमैटिक नहीं लोगी तो क्या लोगी, व्हाइट लाइट लोगी। ये जो लाइट है व्हाइट वाला, ये जो सफेद वाला लाइट है इसी को लोगी अगर मोनोक्रोमैटिक नहीं लेती हो तो इसको लेने से क्या होगा वो भी लिखा हुआ है, उसको लेने से क्या होगा वो भी लिखा हुआ है, देखो पढ़ो उसमें, उसको अगर लोगी, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अगर तुम लेती हो वहां पर मोनोक्रोमैटिक लाइट नहीं लेती हो तब क्या होगा, उससे क्या दिक्कत होगा मोनोक्रोमैटिक नहीं लेने से, तो वही लिखा है देखो, मोनोक्रोमैटिक सोर्स लेने से नहीं लेते हैं अगर तो जो इंटरफेरेंस फ्रिंज, मतलब ये इसी को बोल रहा है, ये जो ब्राइट डार्क है ना, इसका जो पट्टी बनता है ना, ब्राइट डार्क ऐसे फ्रिंजेस बनता है ना, ऐसा पट्टी ऐसा फ्रिंज बनता है, तो उस वो जो फ्रिंज होगा डिफरेंट कलर वुड ओवरलैप, अलग अलग कलर का फ्रिंजेस बनेगा, ओवरलैप करेगा फ्रिंज, मतलब अलग अलग कलर वहां पर दिखने लगेगा, मतलब तुमको अच्छा स्पॉट नहीं दिख पाएगा,
मतलब सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं हो पाएगा। मतलब इंटरफेरेंस अगर सही बोले तो इंटरफेरेंस हो ही नहीं पाएगा, तो होता ही नहीं है। अगर तुम मोनोक्रोमेटिक नहीं लेती हो तो इंटरफेरेंस होता ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है। अच्छा नेक्स्ट 6 पॉइंट, लास्ट पॉइंट टू। अच्छा एक और चीज़ है, ये लास्ट पॉइंट ना हम पहले यहाँ पर समझाते हैं तुमको। ये लिख लीजिए तुम लोग, ये वाला लिख लियो, हटा दे इसको ना, ये जो लिखिए लास्ट में, है ना। चलो लास्ट पॉइंट बस देखो, और ये फिर ये इंटेंसिटी वाला कहानी कंप्लीट। देखो लास्ट चीज़ ये है कि टू हैव सफिशिएंट फ्रिंज विड्थ। देखो क्या है ना कि मेरा यहाँ पर S1 S2 दो स्लिट्स होता है, S1 S2, और यहाँ पर होता है स्क्रीन, ठीक। और ये बोला जा रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, कैपिटल D, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल d। तो ये लिख रहा है टू हैव सफिशिएंट फ्रिंज विड्थ बीटा। फ्रिंज विड्थ का मतलब बताए थे, यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट बनता है और यहाँ पर क्या बनता है, ब्राइट, यहाँ पर क्या बनता है, डार्क, यहाँ पर बनता है ब्राइट। तो ये जो दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस है, ये फर्स्ट ब्राइट सेंट्रल ब्राइट के बीच का डिस्टेंस को बीटा बोलते हैं। इसी को हाँ ये तो अच्छा हाँ यहाँ पर सॉरी यहाँ पर D1 होगा, उसके बाद यहाँ पर B1 होगा। तो ये जो सेंट्रल ब्राइट और ब्राइट जो है इसके बीच का डिस्टेंस को बीटा बोलते हैं, या फिर इस ब्राइट और इस सेंट्रल ब्राइट के बीच का डिस्टेंस को बीटा बोलते हैं। या फिर यहाँ पर अगर हम एक और डार्क ले रहे D2, तो ये डार्क D1 और ये डार्क D2 के बीच का जो डिस्टेंस है इसको भी हम लोग बीटा बोल सकते हैं, फ्रिंज विड्थ बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, टू हैव सफिशिएंट फ्रिंज विड्थ। हमको अगर क्लियर यहाँ पर पैटर्न चाहिए, टू हैव सफिशिएंट, ये जो डिस्टेंस है ये सफिशिएंट होना चाहिए ना जी। सर सफिशिएंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये डिस्टेंस हम थोड़ा सफिशिएंट नहीं लेते तब क्या होगा, तो क्या होगा ना, ये जो डार्क ब्राइट है ये ओवरलैप कर जाएगा। अगर ये बीटा, सुनना ध्यान से, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो भाई, चलो तुम बताओ खुशबू, बीटा का फॉर्मूला, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, जल्दी, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, हाँ गुड, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो अगर ये फ्रिंज विड्थ बहुत कम हो जाएगा, खुद सोचना, अगर ये फ्रिंज विड्थ बहुत कम हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ बहुत कम हो जाएगा, तो ये डार्क और ब्राइट तो ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैप नहीं करेगा मतलब कि वो लोग एक ही जैसा दिखेगा, डार्क ब्राइट में ओवरलैपिंग टाइप का हो जाएगा। तो हमको क्लियर पैटर्न नहीं दिखेगा, हमको तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस चाहिए, मतलब एकदम ब्राइट डार्क एकदम क्लियर दिखना चाहिए। और अगर ये बीटा थोड़ा कम हो जाता है, बीटा ऐसे कम हो जाता है, तब तो ये लोग थोड़ा सा ओवरलैप कर जाएगा, तो क्लियर पैटर्न नहीं दिखेगा। तो वही बोल रहे हैं टू हैव सफिशिएंट फ्रिंज विड्थ। हमको फ्रिंज विड्थ का कोई एक बड़ा वैल्यू चाहिए, मतलब ये फ्रिंज विड्थ छोटा नहीं होना चाहिए, ये फ्रिंज विड्थ बड़ा होना चाहिए। तो वही लिख रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेज। ये जो S1 S2 जो है, जो कि कहां आया है, S सोर्स से आया है। तो ये जो कोहेरेंट सोर्सेज है, अब सर कोहेरेंट सोर्स क्या होता है ये तो आप नहीं बताएं, अभी बताएंगे कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। और अगर सोर्स इनकोहेरेंट हो जाएगा तब क्या होगा, वो भी एकदम ऐसा बताएं कि तुमको हमेशा याद रहेगा। तो ये जो S1 S2 जो है, ये कोहेरेंट सोर्सेज शुड मस्ट बी वेरी स्मॉल। इन लोग के बीच का जो D है, देखो ये जो स्मॉल d है, अगर इसको हम घटा देंगे, ये जो स्मॉल d है दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर इसको हम डिक्रीज कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा ना जी, इनवर्सली है ना। तो इसको हम घटाते हैं तो ये बढ़ जाएगा। क्या तुमको आया अभी बात समझ में? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत 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 कम रहता है। तुम लोग को ये हम बताए भी थे YDSC में कि दोनों सोर्सेज S1 S2 के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो सर इतना बड़ा क्यों बनाते हैं? समझाने के लिए इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं होता, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। और छोटा होने से क्या होगा, ये d, ये बीटा बड़ा हो जाएगा। और अगर ये फ्रिंज विड्थ बड़ा हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ हर जगह बड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हमको पैटर्न एकदम क्लियर दिखेगा। अमीशा तुमको आया समझ में कि नहीं आया? आया ना? चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा कहानी हुआ पूरा ये सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है।